नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज किस्से कहानी वगैरह कुछ नहीं पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे मन को, आत्मा को। जैसा कि टाइटल देख के आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ एक छोटी सी बात करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे कई श्रोतागण, पाठकगण थोड़ा परेशान भी हो जाते हैं कि कभी भी कुछ भी पढ़ता हूं तो मैं सिर्फ पढ़ने के लिए, एपिसोड्स बनाने के लिए नहीं पढ़ता। जब जिस मनोस्थिति में होता हूं और जो भी पढ़ के मुझे सुकून मिलता है, मैं वो आपके साथ यहां साझा करने लगता हूं। अब ये मैं नेताजी के विशेष पत्र क्यों पढ़ रहा हूं, इसके लिए कुछ एक संक्षिप्त बात करना चाहता हूं। हर एक ऐसी आत्मा जो सामाजिक धारणाओं से हटकर सोचती है, अलग सोचती है, या किसी नियत कार्य को बाकियों से अलग ढंग से करना चाहती है, या परंपरागत सोच से हटकर अपनी एक अलग राह बनाना चाहती है, ऐसी आत्माओं के जीवन काल में बहुत ही कष्टप्रद समय भी आता है। या यूं कहिए कि एक ऐसा समय आता है जब वो आत्मा अपने को बिल्कुल तन्हा, अकेला महसूस करता है। चारों तरफ उसे निराशा दिखती है, अंधकार दिखता है, क्योंकि उसने राह अलग चुनी है। ऐसे वक्त में वो अपने आत्मा को सुकून देने के लिए, ढांढस, सहारा देने के लिए अन्य आत्माओं को तलाशता है जो उसकी सोच की जैसी हों, उसकी जैसी सोच रखती हों या वैसी ही हों। जब कभी हम ऐसी आत्माओं का ख्याल करते हैं तो कुछ चुनिंदा नाम हमें याद आते हैं, क्योंकि ऐसी आत्माएं बहुत बिरले ही होती हैं। उसी पूज्य आत्माओं का विचार करने पर एक नाम जो अपने मस्तिष्क में आता है वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। इस पूज्य आत्मा को, जैसा कि सदैव से यह समाज करता आया है, एक अजीब, एक सनकी, एक गैर परंपरागत व्यक्ति बताकर उन्हें हमसे छिपा देता है। एक व्यक्ति जिसके अंदर क्रांतिकारी विचार जगे, जो देश में जिस हिसाब से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कार्य चल रहे थे उससे वो संतुष्ट नहीं था। वो उस भेड़ चाल में शामिल नहीं होना चाहता था। वो अपनी खुद की एक राह बनाना चाहता था। मकसद देश को आजाद कराना ही था, स्वतंत्र कराना था, लेकिन उन तरीकों से नहीं जैसा क्रियाकलाप चल रहा था देश में। तो क्या गलत किया उस व्यक्ति ने? वो क्रांतिकारी विदेश भागता है, विश्व के तमाम बड़े नेताओं से मिलता है, विदेश में ही रहकर एक फौज बना लेता है, अपने बैंक बनाता है, हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों को आजाद करा देता है, एक समानांतर सरकार चला देता है। अंत में उसकी हत्या करा दी जाती है और हमें उस पूज्य आत्मा को बस एक क्रांतिकारी बताकर छोड़ दिया जाता है जो आजादी के लिए लड़ाई लड़ा। बस इतना ही हमें बता दिया जाता है। कई बार तो यह भी बताया जाता है कि वो देश के विरुद्ध भी काम करता था और हम भी शांत, हां, जैसे बाकी थे वैसे ये भी थे। पर ये हमारा कर्तव्य है ना। जो बेचैन हैं, जो परेशान हैं, ये उनका कर्तव्य है कि हम उस आत्मा के बारे में विस्तार से जानें। वो व्यक्ति क्या था? अरे ऐसी क्या सोच रखता था वो? क्यों उसके अंदर इतना तूफान था, इतनी बेचैनी थी? भाई, बाकी आत्माएं भी तो भारत में रहकर आजादी की लड़ाई लड़ ही रही थीं, पर यह व्यक्ति ही ऐसा क्यों सोचता था, ऐसा क्यों निकला? इन सब चीजों को जानने के क्रम में यह पुस्तक मेरे हाथ लगी, नेताजी सुभाष के विशेष पत्र। बहुत छोटी सी पुस्तक है, पर इससे ज्यादा और अच्छा क्या हो सकता है कि हम उस आत्मा के द्वारा लिखे पत्रों को पढ़ें और उसके मनोस्थिति को समझने की कोशिश करें। क्योंकि ये जो आत्माएं होती हैं ना, ये परमात्मा की आवाजें होती हैं जो हमें कुछ संदेश देने आती हैं, कुछ बताने आती हैं, राह दिखाने आती हैं, बशर्ते हम उनके संदेश को समझ पाएं कि वो आत्माएं हमसे क्या कह रही हैं। मगर दुर्भाग्य है, जैसा कि हमेशा से होता आया है, ऐसी आत्माओं की आवाजों को हमेशा पता नहीं क्यों हमसे दूर रखा जाता है, छिपाया जाता है। और सच कहिए तो हम भी कभी प्रयास भी नहीं करते ऐसी आत्माओं को पढ़ने का, समझने का। हम सब अपनी स्थिति उल्टी पुल्टी सीधी जैसी भी है, हम सब उसी स्थिति में संतुष्ट हैं, असंतुष्ट हैं, नाखुश हैं, या जैसे भी हैं, लेकिन कभी भी अपने को हम अपलिफ्ट करने की कोशिश नहीं करते, वहीं समझौता कर लेते हैं।
खैर, तो इस पुस्तक को पढ़ने के दौरान जो हमेशा से होता आया है, इस पुस्तक के कई पृष्ठ गायब हैं, बहुत से पृष्ठ बहुत धुंधले हैं जो बिल्कुल पढ़ने योग्य नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो पृष्ठ पढ़ने योग्य है, जो पढ़ सकता हूं, उन्हें पढ़ने का प्रयत्न करूंगा। जहां जो पृष्ठ गायब होगा वो बता दूंगा कि यहां के बाद से पृष्ठ गायब है और मैं यहां से आगे पढ़ रहा हूं। कुछ शब्द बहुत धुंधले हैं, उन्हें मैं अपने अनुभव से, कहते हैं ना, टटोल टटोल के समझने की कोशिश की और उस शब्द को मैंने पढ़ा, क्योंकि बहुत धुंधले शब्द भी हैं कई जगह, लेकिन कई पत्र हैं जिन्हें पढ़ना बहुत आवश्यक है सुभाष बाबू को समझने के लिए। पुस्तक का नाम, जैसा कि बताया, नेताजी सुभाष के विशेष पत्र, और इसे शंकर सुल्तानपुरी जी ने लिखा है। दरअसल जब कभी भी हम कोई पुस्तक प्रारंभ करते हैं तो उसके प्रथम अध्याय से ही हम शुरू करते हैं। पूर्व में लिखी हुई बातें, जो प्रस्तावना होती हैं, जो लेखक लिखते हैं, हम वो सब अक्सर स्किप कर देते हैं। लेकिन जब इस पुस्तक के प्रस्तावना को जो पढ़ा मैंने, जो शंकर सुल्तानपुरी जी ने लिखा है, जैसा कि वो खुद भी एक क्रांतिकारी थे, उन्होंने इस प्रस्तावना को भी बड़े प्रभावपूर्ण ढंग से लिखा है, जो नेताजी के जीवन संघर्ष के साथ पूरी तरह से न्याय करता है। तो मैं चाहकर भी इस प्रस्तावना को छिपा नहीं सकता, स्किप नहीं कर सकता, मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। आइए प्रस्तावना से शुरुआत करेंगे। उम्मीद करता हूं आप भी पसंद करेंगे इसे। पुस्तक की शुरुआत होती है, नेताजी सुभाष के विशेष पत्र। मां, क्या इस युग में दुखी भारत माता की एक भी संतान स्वार्थ रहित नहीं है? कहां है वो प्राचीन युग? वो आर्य वीर कहां हैं जो भारत माता के लिए अपना सर्वस्व उत्सर्ग कर सकें? मां का जीवन स्वार्थमय नहीं होता, संतान और देश के लिए होता है। यदि आप भारत का इतिहास पढ़ें तो देखेंगी कि कितनी ही माताओं ने भारत की सेवा में जीवन उत्सर्ग कर दिया है। हम मां के स्तनपान करके बड़े होते हैं, इसीलिए मां के उपदेश और शिक्षा जितना प्रभाव डाल सकते हैं उतना अन्य बातें नहीं। मां प्रभावती को लिखे एक पत्र से इस पुस्तक की शुरुआत होती है। एक पत्र का यह हिस्सा है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है, ये पत्र यात्रा एक अमूल्य धरोहर। महापुरुषों की गौरवशाली परंपरा में सुभाष बाबू का अपना विशिष्ट स्थान है। वे इस परंपरा के महत्वपूर्ण नक्षत्रों में एक हैं। यद्यपि राजनीतिक दृष्टि से अभी तक सुभाष का यथोचित मूल्यांकन नहीं हो पाया है, जो वास्तव में अब तक हो जाना चाहिए। यह कहना अत्युक्ति न होगी कि सुभाष के सहयोगियों, अनुयायियों, भक्तों और समर्थकों ने भी सुभाष के मूल्यांकन की दिशा में उस उत्साह और प्रयास का परिचय नहीं दिया है। इसकी आशा स्वाभाविक रूप से की जानी चाहिए। 23 अगस्त 1945 को सुभाष के दुर्घटनाग्रस्त होने के मर्मांतक समाचार के बाद भारतीय राजनीतिज्ञ स्वतंत्रता प्राप्ति और पद प्रतिष्ठा में ऐसे व्यस्त और लिप्त हुए कि शनय शनय सुभाष हमारे बीच कहानी बनते चले गए। हाँ, कभी कभी जनता ने जैसे चौंक कर उन्हें याद किया। कुछ खलबली मची, अखबारों में तीखी प्रतिक्रिया हुई। कुछ दिन जांच आयोग का बाजार गर्म रहा। ले दे के नेताजी के गुम होने की बात गुम होकर रह गई। एक समय था, नेताजी सुभाष का पर्याय था। आज व्यंग और कटाक्ष के रूप में प्रयुक्त होता है। खद्दरधारी कोई भी उल जुलूल टटपुंजिया नेताजी के नाम से संबोधित होकर गर्व या अपमान की अनुभूति कर लेता है। हमारे मंत्रीगण, विधायक और संसद सदस्य भी उसी गौरव से मंडित होते हैं। नहीं कह सकता कि कब उनका नेतापन गौरवान्वित होता है और किस स्थिति में असम्मानित। मगर क्या अब भी देश में नेता हैं? यदि हैं तो बहुत खूब, नहीं हैं तो क्यों? जो कुछ भी हो, इस देश में महात्मा गांधी के आदर्शों को जिस तरह किराए में लाई गई दरी की भांति ओढ़ा बिछाया गया है, ठीक उसी प्रकार नेताजी की स्थिति भी हुई है। बेचारे देश सेवियों ने नेतृत्व की आड़ में इतने तमाशे किए कि व्यंग और तिरस्कार के रूप में नेताजी की संज्ञा से विभूषित किए गए। परंतु यह कोई अचरज का विषय नहीं है।
कम से कम आज इंदिरा के समाजवादी युग में बहुत सी परिभाषाएं बदल गई हैं। गांधीवाद और नेतृत्व की परिभाषा बदल जाना ऐसा खेदपूर्ण और विस्मयजनक नहीं है, किंतु नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन की परिस्थितियों पर दृष्टिपात करने से यह ज्ञात होता है कि वे अवसर और सामयिक प्रोत्साहन पाकर नेता नहीं बने, बल्कि वे नेतृत्व की प्रतिभा लेकर जन्मे थे, जिसे देश काल की परिस्थितियों ने गहरा रंग दिया और जो आजीवन उनके व्यक्तित्व का अंग बनी रही। प्रस्तुत पुस्तक नेताजी की गौरवशाली जीवन यात्रा का संक्षिप्त पत्रात्मक पक्ष है। यह पक्ष उनके अंतरंग बहिरंग को समझने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। हमारी जो भावनाएं मौखिक रूप से नहीं प्रकट हो पाती, जिन्हें हम वक्तव्यों, टिप्पणियों, भाषणों और लेखों में भी अभिव्यक्त नहीं कर पाते, वे प्रायः व्यक्ति विशेष को लिखे गए पत्रों में व्यक्त हो जाती हैं। हमारे समय समय पर लिखे गए पत्र हमारी मनोभावनाओं, विचारों, धारणाओं, आस्थाओं, विश्वासों, मान्यताओं, मनःस्थितियों, सामयिक मानदंडों और हमारी अंतर प्रवृत्तियों के बिंब होते हैं। सुभाष के पत्रों में भी हमें इन सभी प्रवृत्तियों के दर्शन होते हैं और इनके आधार पर सुभाष का जो व्यक्तित्व निर्मित होता है वो विशुद्ध वैज्ञानिक और यथार्थवादी कहा जा सकता है। सुभाष केवल नेता ही नहीं थे, सर्वप्रथम एक बालक थे, किंतु आज के उच्च वर्गीय परिवार के आमोद प्रमोद प्रिय लापरवाह नहीं, बल्कि एक विलक्षण बालक। यदि विलक्षण न होते तो उनकी बाल लेखनी में ऐसे सार गर्भित शब्द कैसे लिखे जाते? मां, बताओ तो हमारी इस शिक्षा का क्या उद्देश्य है? तुम मेरे लिए इतना धन व्यय कर रही हो, मैं सोचता हूं मेरे लिए तुम इतना कष्ट क्यों उठाती हो? मां, क्या जज, मैजिस्ट्रेट, बैरिस्टर अथवा किसी शासकीय पद पर मेरे नियुक्त हो जाने से आपको सर्वाधिक प्रसन्नता होगी? उपयुक्त शब्दावली होनहार बिरवान के होत चिकने पात का परिचय देती है। यहीं से आभास होने लगता है कि यह बालक साधारण नहीं है। इसे उच्च पदाधिकारी बनकर वैभव विलास का जीवन व्यतीत करने की चाहत नहीं है। यही नहीं, उसमें भक्ति, धर्म और दर्शन की भी गहराई है। कितनी भावपूर्ण अभिव्यक्ति है। दक्षिण में स्वच्छ जल से परिपूर्ण पवित्र गोदावरी दोनों किनारों का स्पर्श करती है। कल कल ध्वनि के साथ सागर की ओर निरंतर भागी जा रही है। कैसी विचित्र है। ये स्मरण करते ही रामायण की पंचवटी याद आती है। तब याद आते हैं राम, लक्ष्मण और सीता ने समस्त राज्य और संपदाओं को त्याग कर स्वर्गिक सुख की अनुभूति करते हुए गोदावरी के तट पर समय व्यतीत कर रहे हैं। ये बात नहीं कि ये भावनाएं शाब्दिक भावुकता मात्र हों, नहीं, ये सब अंतःकरण की प्रेरणा है। उनके नेता निर्माण की पोषक है। वो नौकरी नहीं करेगा, वो शिक्षा का अच्छा उद्देश्य स्थिर करना चाहता है। उसे ज्ञान और भक्ति में रस मिलता है। यही ज्ञान पिपासा उसे सत्य की खोज में जंगलों पर्वतों की ओर ले जाती है। वो स्वामी विवेकानंद का आराधक हो जाता है। उसके संस्कार उसके पत्रों में जहां तहां बिखरे पड़े हैं, जो सिद्ध करते हैं कि सुभाष बाबू का ओजपूर्ण निर्माण राजनीतिक घटना चक्र के अधीन नहीं, वरन सांस्कारिक धरातल पर होता चला गया था। उन्होंने अपनी जननी जन्मभूमि की सेवा करने का व्रत एक दिन में किसी युवा भावुकता में बहकर नहीं लिया, वरन वो व्रत आंतरिक प्रेरणा का सुनिश्चित प्रतिफल था। आईसीएस पद से त्यागपत्र देते समय सुभाष ने देशबंधु चितरंजन दास को जो पत्र लिखा था, वो उनके राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति, निर्भीकता एवं सेवा भावना का एक ज्वलंत उदाहरण है। लिखते हैं, मैं सिविल सर्विसेज से त्यागपत्र देने को पूर्णतः कटिबद्ध हूं। यदि ऐसा संभव हो गया तो मैं अपना समय निरर्थक चिंतन में नहीं नष्ट करूंगा, वरन नौकरी छोड़ते ही तुरंत राष्ट्र सेवा के कार्य में लग जाऊंगा। राष्ट्र सेवा के क्षेत्र में भी सुभाष अंध अनुगामी नहीं थे।
इस क्षेत्र में उनके चरित्र, व्यक्तित्व और नेतृत्व ने संपूर्ण देश को प्रभावित किया। वे कभी दबे नहीं, अंधानुकरण नहीं किया। उन्होंने महात्मा गांधी जैसे सर्वप्रिय नेता को स्पष्ट शब्दों में लिखा, आप जानते हैं कि मैं आपका अंधानुकरण नहीं करता। सुभाष जितने भावुक, तरल, सहृदय और उदार थे, उतने ही सिद्धांत प्रिय, गंभीर, निर्भीक और स्वाभिमानी भी। राजनीतिक क्षितिज पर फिलहाल सुभाष के समकक्ष कोई दूसरा नाम उभर कर नहीं आता जो प्रारंभ से महापुरुषत्व के सारे तत्व समेट कर चला हो। सुभाष की पत्र यात्रा विस्तृत, व्यापक और विविधतापूर्ण है। उनके पारिवारिक और सामाजिक पत्र मां, पिता, भाई, भाभी, मित्र आदि को संबोधित करके लिखे गए हैं, जिनमें साधारण घरेलू बातों से लेकर धर्म, दर्शन और राष्ट्र धर्म की गंभीर समस्याओं की अभिव्यक्ति है। सुभाष के पारिवारिक पत्रों में उनके चरित्र, विचार और राष्ट्र प्रेम की गहरी झलक मिलती है। जहां तक सुभाष के राजनीतिक पत्रों का संबंध है, निश्चय ही वे पत्र स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के महत्वपूर्ण संदर्भ हैं। उनका गांधी, नेहरू और जिन्ना के साथ किया गया पत्राचार कांग्रेस की तत्कालीन स्थिति पर बहुत बड़ी रोशनी डालता है। नेताजी के विशेष पत्र का आशय केवल कुछ उन असाधारण पत्रों की प्रस्तुति है जो बालक सुभाष से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस बनने की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यूं तो सुभाष के पत्रों की संख्या हजारों में है। उन सभी का संकलन और एकत्र प्रस्तुतिकरण सहज संभव नहीं। नेताजी की पत्र यात्रा का ये लघु संदर्भ भी अपने आप में व्यापक और व्यक्तित्व निर्माणक है। ये पत्र हमारी अमूल्य धरोहर है जो वर्तमान के नेताओं और भावी नेताओं को सच्ची नेतापन निभाने की दिशा में सात्विक प्रेरणा प्रदान करती है। ये अमूल्य धरोहर सुभाष की है, किंतु इसके गुपचुप धरी रहने में सुभाष की आत्मा को शांति न होगी। सुभाष की आत्मा की शांति तो इसी में निहित है कि उनकी धरोहर उनकी भावी पीढ़ी को सफल नेतृत्व प्रदान करने में सहायक हो। आइए देखें ये पत्र यात्रा कितनी भावपूर्ण, सरस, ओजमयी और पावन है। यात्रा शुरू होती है मां के नाम लिखे गए कुछ भावपूर्ण पत्रों से। धन्यवाद। अगले अंक में हम आगे की पुस्तक में जो पत्र हैं उसे पढ़ेंगे। अब इसमें क्या अंत में अपनी कमेंट्री देना, शुरू में ही ज्ञान बांट चुका हूं, बोल चुका हूं। चलिए, मुझे ये पत्र, ये बातें अच्छी लगती हैं इसलिए पढ़ता हूं और आशा करता हूं शायद आप भी पसंद करें इन्हें। धन्यवाद। जय हिंद।